गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ऑनलाइन वीडियो में हम टॉपिक लेके आ रहे हैं संघट्ट सिद्धांत। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया भी था। आज मैं एक एक टॉपिक लेके आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। तो हम ले रहे हैं टॉपिक संघट्ट सिद्धांत। जिसका दूसरा नाम क्या होता है? टक्कर सिद्धांत। चलिए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत मैक्स ट्राउट्ज एवं विलियम लेविस ने 1916 से 18 के मध्य प्रतिपादित किया। किसने? मैक्स ट्राउट्ज एवं विलियम लेविस ने प्रतिपादित किया। ये जो सिद्धांत है, गैसीय तंत्र में गैसों के अणुगतिक सिद्धांत, जिसे हम प्यार से केटीजी पर आधारित मानते हैं। यानी कि इसकी पूरी तुलना हम गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित मानते हैं। इस सिद्धांत में अभिकारकों को ठोस गोलों के रूप में माना जाता है। जो भी हमारे पास अभिकारक होंगे, उन अभिकारकों को हम किस रूप में मानेंगे? अभिकारकों को ठोस गोलों, यानी कि हम जो रिएक्शन बताएंगे ऐसे गोलों के रूप में बताएंगे। और इन अभिकारक गोलों के परस्पर टकराने से ही अभिक्रिया संपन्न होगी और उत्पाद बन जाएगा। आगे बात समझ में आपको? अब अभिकारक से उत्पाद बनता है, ये इनकी संघट्ट आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो मैं अब आपको संघट्ट आवृत्ति की डेफिनेशन बताऊंगा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संघट्ट आवृत्ति, जिसको जेड से बताते हैं, इसकी डेफिनेशन सुनिए। ये डेफिनेशन 2020 में आ सकती है। आपकी एग्ज़ाम तो 21 में होगी, तो इसको आप समझिए क्या होती है संघट्ट आवृत्ति। किसी अभिक्रिया मिश्रण के, जैसे ये अभिक्रिया का मिश्रण है, इसके इकाई आयतन में प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या, यहाँ कितनी टक्कर होती है? होने वाली टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? संघट्ट आवृत्ति, जिसे किससे बताते हैं? जेड से बताते हैं। सामान्य तापदाब पर किसी गैसीय तंत्र में ये संघट्ट आवृत्ति बहुत ज़्यादा 10⁻25 से 10⁻28 तक हो सकती है। यानी कि अगर हम एनटीपी या एसटीपी पर बात करें तो 1 सेकंड में संघट्ट आवृत्ति का मान 10⁻25 से 10⁻28 तक हो सकता है। बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि इतनी संघट्ट आवृत्ति होगी तो तुरंत उत्पाद बन जाएगा। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि सभी क्रियाकारक उत्पाद बनाएं। जो क्रियाकारक सही दिशा में परस्पर टकराकर उत्पाद बनाते हैं, उनकी टक्कर को प्रभावी संघट्ट के नाम से जाना जाता है। प्रभावी संघट्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले प्रभावी संघट्ट
किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है वे अभिकारक जिनके मध्य सही दिशा में टक्कर से उत्पाद बनता है, उन्हें हम प्रभावी संघट्ट कहते हैं। ओके, चलिए अब एक कोई रासायनिक अभिक्रिया आती है तो उसमें क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, तो इस प्रक्रिया में दो प्रकार के अवरोध काम आते हैं। दो प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें हम ऊर्जा अवरोध और सेकंड अभिविन्यास अवरोध कहेंगे। चलिए पहला टॉपिक लेते हैं, ऊर्जा अवरोध। जो भी हमारी क्रियाशील स्पीसीज है, अब उनके मध्य टक्कर होने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। अगर इन क्रियाशील स्पीसीज या जो परमाणु अणु आयन होती है या अभिकारक होते हैं, ये टकराना तो चाहते हैं, अगर इनके पास टकराने के लिए न्यूनतम ऊर्जा भी नहीं है तो इनकी टक्कर प्रभावी नहीं होगी, और प्रभावी टक्कर नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो अभिकारकों के टकराने के लिए अभिकारकों द्वारा न्यूनतम धारित ऊर्जा दहलीज ऊर्जा कहलाती है, जिसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो यदि क्रियाकारकों के पास दहलीज ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा है तो वो परस्पर टकराकर उत्पाद बना सकते हैं, यदि नहीं है तो वो उत्पाद नहीं बना सकते। तो ये एक एनर्जी बैरियर हो गया, ऊर्जा का अवरोध हो गया कि आपके पास इतनी ऊर्जा तो होनी ही चाहिए। दूसरा अवरोध है हमारा अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध में क्या है? अभिविन्यास का मतलब क्या हुआ? क्रियाशील स्पीसीज है, उसके पास न्यूनतम धारित ऊर्जा यानी दहलीज ऊर्जा भी है। अब वो पास आते हैं, लेकिन पास आते आते अगर ये दिशा इनकी गलत हो जाए, अभिविन्यास किसी गलत हो जाए, ये टकराए नहीं, आमने सामने की अगर टक्कर ही नहीं हो रही है तो उत्पाद कैसे बनेगा? तो न्यूनतम धारित ऊर्जा वाले अभिकारकों की परस्पर टक्कर सामने वाली होनी चाहिए और सही दिशा में होनी चाहिए। सामने सही दिशा में टक्कर होगी तो उत्पाद बनेगा, और यदि टक्कर सही दिशा में नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बनेगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दो अभिकारक है NO2, वो क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं N2O4। अब यदि अभिविन्यास सही हो तो उत्पाद बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपसे कि ये मेरे पास ये NO2 है, ये दोनों पास आए, अभिविन्यास सही, तो ये पहले पास आएंगे। अब इनके बीच क्या बनेगा? बंद बनेगा। तो बंद कैसे बनेगा? देखिए अब N2O4 का बंद आप
ये N2O4 उत्पाद बन गया। यदि इनका अभिविन्यास सही है, परस्पर ये आमने सामने आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो बंध बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशन अब अभिविन्यास सही नहीं हो, सही नहीं हो, कैसे सही नहीं हो भाई? तो पहली बात तो ये पास पास ही नहीं आएंगे, ये दूर दूर बने रहेंगे ऐसे, और दूर दूर बने रहेंगे तो बंध नहीं बनेगा, बंध नहीं बनेगा। यानी कि ये NO2 अलग रहेगा और ये NO2 अलग रहेगा, इनके बीच में कोई बंध का निर्माण ही नहीं होगा अगर अभिविन्यास सही नहीं है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए मुख्यतया 2 कारक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो उनकी ऊर्जा और दूसरा उनका अभिविन्यास। एक रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, चलो वो टकरा गए, लेकिन टकराने के बाद में और सही दिशा में भी टकराए, ऊर्जा भी थी, तो उसके बाद में जब वो उत्पाद बना रहे थे तब उस समय अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत में मुख्यतया 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक संघट्ट आवृत्ति, जिसको Z से बता रहे हैं, यानी कि प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या कितनी है। दूसरी बात प्रभावी संघटकों के अंश, मतलब बहुत सारे क्रियाकारक अणु हैं, लेकिन कितने क्रियाकारक अणु है वो प्रभावी रूप से टकराकर उत्पाद बना रहे हैं, उनका अंश, प्रभावी संघटकों के अंश, जिसको स्मॉल f से बताया जाएगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो 2 अभिकारकों के अनुक्रमानुपाती है, उन पर वो निर्भर करेगा। यानी कि वेग बराबर dx/dt इक्वल टू F इंटू Z। F क्या है? प्रभावी संघटकों के अंश, और Z क्या है? संघट्ट आवृत्ति। ओके, चलिए अब हम इसी से ही जुड़ा एक टॉपिक और लेते हैं, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता। हमने अभिक्रिया का वेग तो पढ़ लिया, लेकिन इस अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता क्या है? सभी अभिक्रियाओं में अगर हम ताप बढ़ाएंगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप घटाएंगे, अभिक्रिया का वेग घटेगा। और कहा जाता है सामान्य प्रेक्षणों में कि प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कितना? 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसे हम ताप गुणांक कहते हैं। तो देखिए, ताप गुणांक क्या होता है? ये होता है T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक बटा T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक बराबर 2 से 3। यानी कि आपने पहले टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस था, सपोज करें 273 था, अब 300 मान लेते हैं, 300 था, अब आपने उसमें कितना बढ़ा दिया? 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया, तो 300 से 310 डिग्री सेल्सियस हो गया।
अगर आप इतना टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग कितना हो रहा है? 2 से 3 गुना हो रहा है। तो 2 से 3 गुना हो रहा है, लेकिन ये जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, इसकी ताप पर तो निर्भरता है, इसी टेम्परेचर पर तो निर्भर कर ही रहा है। क्या ये संघट्ट आवृत्ति और प्रभावी संघट्टों की संख्या में वृद्धि से भी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है? ये दोनों कारक प्रभावित कर भी सकते हैं, या इसमें से कोई एक कारक के द्वारा अभिक्रिया का वेग भी बढ़ सकता है? तो अब हम यहाँ ये समझेंगे कि संघट्ट आवृत्ति के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ा है या घटा है, या हम दूसरी कंडीशन समझेंगे, प्रभावी संघटकों की संख्या में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ा है या घटा है। तो पहला केस हम लेते हैं अभिक्रिया के वेग को समझने के लिए। संघट्ट आवृत्ति के बढ़ने से इसको ताप के साथ ही जोड़ेंगे। आप सभी जानते हैं ताप के बढ़ने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अभिकारक अणुओं की क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अभिक्रिया मिश्रण के इतने से आयतन में, यानी इकाई आयतन में प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। ताप के कारण गतिज ऊर्जा बढ़ी, और गतिज ऊर्जा बढ़ी तो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ गई। कुल मिला के क्या बढ़ गई? संघट्ट आवृत्ति बढ़ गई। और संघट्ट आवृत्ति के बढ़ने से शीघ्रता से उत्पाद बनेगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में। लेकिन एक सामान्य परीक्षण के अनुसार ये देखा गया है कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग 3% बढ़ जाता है। 3% बढ़ने से क्या तात्पर्य होता है कि अगर आप अभिक्रिया के वेग को 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो रहा है। मतलब 2 से 3 गुना का मतलब आप यदि 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करेंगे तो 2 से 3 गुना ताप बढ़ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। मतलब ये पॉसिबल नहीं है सभी अभिक्रियाओं के लिए। तो संघट्ट आवृत्ति ही एक अकेला फैक्टर नहीं है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए। इसके लिए दूसरा कारक बहुत इम्पोर्टेंट होगा और वो है प्रभावी संघट्ट में वृद्धि। तो हम दूसरा फैक्टर लेते हैं, प्रभावी संघट्ट में वृद्धि। प्रभावी संघट्ट में वृद्धि। देखिए, संघट्टवादी सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों का कुछ अंश ही रासायनिक परिवर्तन में भाग लेता है या टक्कर में भाग लेता है, तो उसे हम प्रभावी संघट्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभावी संघट्ट कहते हैं। इस प्रभावी संघट्ट में जिन अणुओं
के पास या जिन अभिकारकों के पास दहलीज ऊर्जा है, वो दहलीज ऊर्जा वाले अभिकारक अणु कुल ऊर्जा वाले अणुओं के साथ प्रभावी संघटकों का अंश बनाते हैं। इसे मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने अपने ऊर्जा वितरण आरेख में समझाया। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने अपने ऊर्जा वितरण आरेख में इसको भलीभांति समझाया। तो हम लेते हैं टॉपिक मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या किया, जो क्रियाशील स्पीशीज थी उसमें ऊर्जा के आधार पर जो न्यूनतम धारित ऊर्जा वाले क्रियाकारक अणु है उनका आलेख कुल ऊर्जा के अणुओं के साथ आलेखित किया और जिसमें उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो देखिए, अणुओं का अंश जिसे आप Ne/Nt से बता सकते हैं। Nt मतलब कुल ऊर्जा वाले अणु, जिसमें से दहलीज ऊर्जा वाले अणुओं का अंश, और यहाँ ऊर्जा आ ही जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हुआ। इस ग्राफ के कुछ निष्कर्ष होंगे। निष्कर्ष नंबर 1, इस ऊर्जा वितरण आरेख में बहुत कम ऊर्जा और बहुत अधिक ऊर्जा वाले अभिकारक अणु कम होते हैं, लेकिन मध्यवर्ती ऊर्जा वाले अणु यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट जो बता रहा है अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा वाले अणुओं को बता रहा है। अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा वाले अणु को बता रहा है। जैसे कोई टक्कर होती है तो टक्कर में ना तो बहुत कम ऊर्जा वाला अणु है, ना ज़्यादा ऊर्जा वाला अणु है, बल्कि एक मध्यम गतिज ऊर्जा वाला अणु है। अब अगर जिन अणुओं के पास दहलीज ऊर्जा से कम ऊर्जा होगी वो अणु टकराकर उत्पाद ही नहीं बनाएंगे। तो अपन एक बॉर्डर लाइन बना देते हैं। जैसे ये यहाँ से नीचे नीचे न्यूनतम दहलीज ऊर्जा वाले अणु है, इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे ये न्यूनतम धारित ऊर्जा है जिसको अपन दहलीज ऊर्जा कह रहे हैं, ई को। अब इसके नीचे का जो एरिया है, ये इन अणुओं का अंश है, इनसे उत्पाद नहीं बन पाता। ये इस ग्राफ का निष्कर्ष है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस ई का मान जितना कम होगा, ई का मान जितना कम होगा, प्रभावी संघटकों के अंश में उतनी ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए ई का मान कम होना चाहिए। दूसरी बात जो समझाई गई है, टेम्परेचर पर आधारित समझाई गई है। अगर आप मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किए। पहले T1 टेम्परेचर पर ये ग्राफ प्लॉट हुआ, इसके बाद में T2 टेम्परेचर पर ये ग्राफ प्लॉट हुआ। देखिए
ये पहला वाला T1 डिग्री सेल्सियस पर है, ये T2 डिग्री सेल्सियस पर है। केल्विन में भी ले सकते हैं। अब यहाँ T2 जो है वो है T1 + 10 डिग्री सेल्सियस है। T2 क्या है? T1 + 10 डिग्री सेल्सियस है। और T1 इक्वस टू तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर T2 इक्वस टू है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो वक्र है इसका फैलाव T2 डिग्री सेल्सियस पर दाहिनी ओर हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा है ऊर्जा वितरण आरेख। वितरण मतलब फैलाव। अब आप इसमें देखेंगे, मैंने कहा कि ये न्यूनतम धारित ऊर्जा दहलीज ऊर्जा है, और ये इसका क्षेत्रफल माना कि यहाँ तक है। इसको मैंने A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया। ये पहले इसका इतना क्षेत्रफल था T1 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि इसका अंश, अणुओं का अंश T1 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? A, B, C, D। लेकिन ये तो T1 डिग्री सेल्सियस पर अंश है, लेकिन T2 डिग्री सेल्सियस पर अंश जो होगा वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। अब इतना एरिया और बढ़ चुका है, प्रभावी संघटकों का अंश ज़्यादा बढ़ चुका है। तो E और ये F, यानी कि अब बन गया ABEF। ABEF। अगर आपके पास अणुओं का अंश ज़्यादा है तो प्रभावी संघटकों में वृद्धि ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर होगी, सही दिशा में टक्कर होगी, और उत्पाद सरलता से बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया, एक बार और सुन लीजिए। एक टॉपिक तो हमने लिया संघट्ट सिद्धांत, दूसरा टॉपिक हमने लिया अभिक्रिया की वेग की ताप पर निर्भरता, और उस अभिक्रिया की वेग की ताप पर निर्भरता को हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ऊर्जा वितरण आरेख के आधार पर समझा। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा आर्यनीय समीकरण और सक्रियण ऊर्जा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।